उन्नति सूचकांक 2.2 विजन आईएएस मई 2026 मंथली मैगजीन, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पार्ट 2। और इसके अंतर्गत हम अपना टॉपिक क्लियर कर रहे थे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की, और आपको मैगजीन के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। साथ ही यदि आप मैगजीन को ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो इसके साथ ही आपको प्रश्न दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहना यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं पंचायत उन्नति सूचकांक 2.2। आखिर ये क्या है? जैसे कि इसकी हेडिंग से ही हमें क्या होता है, तात्पर्य पता लगता है, इसका भाव पता लगता है। जो पंचायतों की उन्नति का सूचकांक होगा कि पंचायत ने उन्नति की है, उसके बारे में कोई इंडेक्स जारी किया जाता होगा। तो पंचायतों की उन्नति के बारे में इंडेक्स जारी किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पंचायतों के बारे में जारी किया जाता है तो कौन सा मंत्रालय जारी करता होगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो पंचायतों का विषय है तो ऑब्वियसली किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता होगा? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 जारी किया गया। इसलिए टॉपिक सुर्खियों में रहा। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। जो ये सूचकांक जारी किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होगा कि पंचायतों के उन्नति के बारे में मापना। तो हाँ, यही लिखा है कि इसका उद्देश्य है भारत की जो 2.5 लाख से अधिक 2.6 लाख से अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतों के समकक्ष संस्थाएं हैं, छोटी मोटी, जो उसके अंतर्गत कार्य करती हैं, उनका जो विकास है, उनके विकास के मामले में उसकी प्रगति के बारे में आकलन करना कि उन ग्राम पंचायतों ने किस प्रकार की प्रगति की है, इसका आकलन करना ही इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इनकी प्रगति के बारे में आकलन करना। किस आधार पर हम आकलन करेंगे? कोई तो आधार होगा हमारे पास। किस आधार पर मैं आपका मूल्यांकन करूंगी? कुछ तो बेसिस होंगे, कुछ तो पॉइंट होंगे जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो हाँ, पंचायती उन्नति सूचकांक के लिए भी कुछ आधार दिए गए हैं, यदि इन आधारों के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं उनका। तो यह सूचकांक जो हमारे सतत विकास लक्ष्य 17 SDG लक्ष्य 17 है, उसमें से 9 विषयों के आधार पर हम पंचायतों का मूल्यांकन करते हैं। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण, जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनके स्थानीयकरण, मतलब वो जमीनी स्तर पर किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इसके आधार पर हम आकलन करते हैं, जिसमें से 9 विषय हमने चुने हैं। इन 9 विषयों के आधार पर हम विकास पंचायतें हैं उनका आकलन करते हैं, कौन सी पंचायत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कौन कौन से 9 विषय हैं, कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत पंचायतों के विकास को मापने के लिए निम्नलिखित 9 विषयगत क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इन 9 विषयगत क्षेत्रों के आधार पर हम पंचायतों का आकलन करते हैं। कौन कौन से विषय हैं, आपको एजर रटने की जरूरत नहीं है। तो पंचायतों के बारे में है, जमीनी स्तर पर है तो ऑब्वियसली ऐसे विषय होंगे जैसे कि गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाली पंचायतें हों, स्वस्थ पंचायतें हों, बाल हितैषी पंचायतें, उसी के साथ वहाँ पर जल समृद्ध पंचायतें हों, पंचायतें जल के लिए कार्य करती हों, स्वच्छ और हरित पंचायतें हों जो हमारे ज़मीनी स्तर पर कार्य होती हैं। तो जैसे ये टॉपिक हैं, ये हमारे ज़मीनी स्तर पर पंचायतों के स्तर पर कार्य करते हैं, तो इसे हम इजीली याद कर सकते हैं। उसी प्रकार आत्मनिर्भर अवसंरचना युक्त पंचायतें हों, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायतें हों, सुशासन युक्त पंचायत और महिला अनुकूल पंचायतें हों, इन आधार पर हम पंचायतों का आकलन करेंगे, उनकी प्रगति के बारे में। यदि ये जो आकलन है, जो 9 विषय हैं, उनके आधार पर कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो हम वो कहेंगे कि हाँ वो फ्रंट रनर्स हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि पंचायतें इन जो आधार हैं इनको प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो वो काफ़ी पिछड़ी होती हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। मुख्य तथ्य देखें तो इन 9 विषयों के माध्यम से ग्रामीण भारत के समग्र और समावेशी विकास का खाका तैयार किया जाता है। इसके आधार पर ही हम विकास का खाका तैयार करेंगे जमीनी स्तर पर। कुछ स्कोरिंग सिस्टम होगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। स्कोरिंग सिस्टम कैसे? अगर किसी ने 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जैसे आपके एग्जाम में मान लो 100 जो मार्क्स का एग्जाम होता है, यदि आपने मान लो उसमें से 90 अंक प्राप्त किए हैं तो आप अचीवर की श्रेणी में आओगे, मतलब आपने पूर्ण प्राप्तकर्ता श्रेणी में अच्छे आपने कार्य किया तो आपको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उसी प्रकार जो अचीवर होते हैं, जिन्हें A+ मिलती है, वो 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। फ्रंट रनर्स जिन्हें अग्रणी कहते हैं, जिन्हें मात्र A स्कोर मिलता है, या 90 या 75 अंकों के बीच मिलते हैं। बेहतर प्रदर्शनकर्ता वो होंगे जो 75 या 60 अंक के बीच पाते हैं। उसी प्रकार जो आकांक्षी होते हैं 60 या 40 से अंक नंबर मिलते हैं, जो बिगनर्स होते हैं जिनके 40 से कम अंक मिलते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, उनका आकलन करेंगे कि किसने 90% अंक प्राप्त किए हैं, जब किसने 90 और 70 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। तो भागीदारी देखें, राष्ट्रीय भागीदारी पंचायती विकास उन्नति सूचकांक 2.0 में क्या है, 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा सत्यापित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से हमारे पास डेटा निकल कर आया है कि जो अभी वित्त वर्ष का डाटा अभी प्रकाशित किया है उसमें 97.30% जो राष्ट्रीय सहभागिता दर्ज की गई। मतलब इतनी पंचायतों ने अपनी सहभागिता दर्ज की है, इतनी पंचायतें अपने आप को कार्य करने के लिए अग्रसर कर रही हैं। वहीं जो हमारा पहला संस्करण था पंचायती उन्नति सूचकांक 1.0 में जो सहभागिता थी वो मात्र 81% के लगभग थी। तो मतलब ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हुआ कि यहाँ पंचायतों ने काफ़ी अपनी सहभागिता दर्ज की है, पार्टिसिपेट किया है। कुछ तुलना देखें, एकीकृत डेटा प्रविष्टि पत्र अपनाया जाने लगा है इसमें, पहले जहाँ पर नहीं था वहाँ पर तकनीकी सुधार किए गए। उसी प्रकार पारदर्शिता को अनिवार्य बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रालयों के भिन्न पोर्टल को
डिजिटलाइज करते हुए, ताकि वहाँ पर हम पंचायतों का आकलन कर सकें। 1940 स्थानांतरण किया गया है सॉफ्टवेयर और क्रॉस डेटा सत्यापन प्रणाली के द्वारा आंकड़ों की सटीकता नापी जाती है कि पहले कितना था अब कितना है, ताकि हमें जो सटीक आंकड़े प्राप्त हो सकें। रियल टाइम डैशबोर्ड सुविधा स्थापित की गई है। स्थानीय भाषाओं में इसका समावेश किया गया है ताकि स्थानीय भाषाओं को समझा जा सके, ताकि जो भिन्न भाषाएं हिंदी इंग्लिश पंजाबी को ना समझती, जो लोगों की लोकल भाषा होती है उसको कोई जगह दी गई है रियल टाइम डैशबोर्ड में। हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल कर आए, जो इस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आए? हमारे पास निष्कर्ष जो निकल कर आए हैं वो काफ़ी हमारे लिए चिंता का विषय और काफ़ी अच्छे भी हैं। हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि शून्य अचीवर जो कोई भी नहीं है, जिस अचीवर की श्रेणी में कोई भी राज्य कोई भी ग्राम पंचायती नहीं है। देश की कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर A+ याद रखने योग्य बात है कि कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर की श्रेणी में नहीं आ पाई है। यो क्या दर्शाता है? जो दर्शाती है कि ज़मीनी स्तर पर अभी व्यापक सुधार की गुंजाइश है। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हमें ग्राम स्तर पर क्या करना चाहिए ताकि जो ग्राम पंचायतें अपना विकास कर सकें, उन्नति सूचकांक में अपना नाम दर्ज करा सकें। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है गहराई से विश्लेषण करते हुए। लगभग 1.4% जो ग्राम पंचायतें वो फ्रंट रनर श्रेणी में है। लगभग 45.72% ग्राम पंचायतें परफॉर्मर की श्रेणी में है। ये आपको इतना डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र आप यदि देखना चाहते हो तो हमारे अचीवर की श्रेणी में नहीं है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। कौन कौन से राज्य जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि आपसे फैक्ट पूछ लिया जाता है, तो श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? त्रिपुरा सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है, जहाँ पर त्रिपुरा की लगभग 80% ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी में रही हैं। मतलब काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है त्रिपुरा की ग्राम पंचायतों ने। इसके पश्चात केरल और उड़ीसा का स्थान आता है। तो नंबर 1 पर हमारे लिए त्रिपुरा, नंबर 2 पर केरल और नंबर 3 पर उड़ीसा। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है वहाँ की ग्राम पंचायतों का। वही पिछड़ी निम्न प्रदर्शन करने वाले भी कुछ राज्य हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब की जो पंचायतें उन्होंने काफ़ी बुरा प्रदर्शन किया है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है और यही हमारे लिए एक प्रश्न का भी विषय है। पंचायत उन्नति सूचकांक जो जारी किए जाते हैं, उन्होंने किस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं का रूपांतरण में योगदान दिया है? पंचायती राज संस्थाएं क्या होती हैं? हमारे संविधान संशोधन 73 में संविधान संशोधन 1992 में जो किया गया था, उसके तहत हमने ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की थी, जिसमें जो शक्तियां हैं, जो विषय हैं, लगभग 29 विषय ग्राम पंचायतों को सौंपे गए थे ताकि ज़मीनी स्तर पर भी कार्य किए जा सकें। ज़मीनी स्तर पर ग्राम पंचायत अपने ग्रामों के लिए कार्य कर सकें, इसलिए हमने 73वां संविधान संशोधन किया था ग्राम पंचायतों को सशक्तिकरण करने के लिए और उनका शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए। तो पंचायती उन्नति सूचकांक ने क्या योगदान दिया है, इसके बारे में इसका योगदान देखें, प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो साक्ष्य आधारित योजना निर्माण करने में काफ़ी मदद हुई है, जैसे कि ग्राम पंचायतें विकास योजना। साक्ष्य आधारित मतलब हमें जो हमारे पास एविडेंस है कि कौन से क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं कर पाए, उस क्षेत्र में हम जाकर अच्छा कार्य करें। इस प्रकार की योजना निर्माण में काफ़ी मदद की है पंचायती उन्नति सूचकांक ने, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में विकास किया है या विकास नहीं किया है। तो यदि हम ज़मीनी स्तर पर जाकर देखते हैं तो हमारे पास डेटा होता है, उसके आधार पर हम जो योजना का निर्माण कर सकते हैं। तो काफ़ी योगदान दिया है। इससे हम पंचायतों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है, जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए काफ़ी लाभकारी है। उसी प्रकार पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता। कई राज्य पंचायती विकास सूचकांक स्कोर के आधार पर पंचायतों को अतिरिक्त संसाधन का आवंटन और स्कोर कार्ड पंचायत कार्यालय के बाहर प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब पारदर्शिता काफ़ी बढ़ी, नागरिकों की सहभागिता बढ़ी है। जैसे कि यदि आकलन किया जाता है, आकलन के आधार पर देखा जाता है कि इस राज्य में स्वच्छ जल की कमी है, तो उस आधार पर उस पंचायतों को धन आवंटित किया जाता है ताकि वो अपने ग्राम पंचायत में स्वच्छ पानी की व्यवस्था कर सकें। और उसके आधार पर जिस प्रकार के स्कोर ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं कि जो ये सूचकांक जारी किया गया था, उसके आधार पर जो स्कोर ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं, उस स्कोर को पंचायतों के बाहर लगा दिया जाता है कि हमारी जो ग्राम पंचायत है उसे इतना स्कोर मिला है, अभी हम इतने पीछे हैं, अभी हम इतने आगे हैं। इस प्रकार योजना निर्माण में काफ़ी मददगार होती है। स्थानीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में काफ़ी सहायक है। यदि किसी ग्राम पंचायत ने स्वच्छता या जल उपलब्धता में कम अंक प्राप्त किए हैं तो वह अपनी वार्षिक कार्य योजना में उसे प्राथमिकता दे सकती हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण किया है। इससे पंचायतों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि पंचायतों के बारे में सूचकांक है कि इस ग्राम पंचायत ने अच्छा कार्य किया है और इसने नहीं किया, तो प्रतिस्पर्धा होती है कि हाँ, मैं इससे एक अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा, मैं भी अपनी ग्राम पंचायत है उसे फ्रंट रनर की श्रेणी में लाऊंगा, जब मैं इससे अच्छा प्रदर्शन करूंगा। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जो भावना होती है उसे बढ़ावा मिलता है। और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतें हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है कि हाँ देखो वो ग्राम पंचायत कितना अच्छा कार्य किया। इससे जो ग्राम पंचायत होते हैं वो काफ़ी अपने आप को ग्रहणी करने में तत्पर रहते हैं, उन्हें पुरस्कार भी मिलता है। संवैधानिक पृष्ठभूमि देखें तो पंचायती उन्नति सूचकांक सीधे तौर पर भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ और 11वीं अनुसूची के 29 विषय के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। वास्तविक उदाहरण जैसे कि बिहार की एक पंचायत ने पंचायत उन्नति सूचकांक स्कोरिंग के बाद बिहार की एक पंचायत को कोई स्कोर मिला होगा कि उसमें महिला अनुकूल पंचायत
में कम अंक प्राप्त किए थे। तो उसके बाद बिहार की पंचायत ने किया जिसके बाद ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य कर दी और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय साक्षरता बढ़ाई। मतलब काफ़ी मददगार रही हैं इस प्रकार की योजनाएं। आपके लिए केस स्टडी के रूप में इस प्रकार प्रश्न पूछने योग्य हैं। केरल की पंचायतें जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतों में लगातार बेहतर प्रदर्शन करती आई हैं क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर डेटा का प्रयोग, बजट का विकेंद्रीकरण करती हैं। जिस स्तर पर पैसे की उन्हें जरूरत होती है उसी प्रकार का वो अपना बजट का प्रस्तुतिकरण करती हैं। इसके बाद आपके प्रीलिम्स के प्रश्न दिए हैं। यदि आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि इसे नीति आयोग के द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सहयोग से जारी किया जाता है। कथन 2 है कि इस सूचकांक के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को आंकने के लिए कुल 9 विषय क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित है। स्टेटमेंट 3 है कि पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 के मूल्यांकन में देश के एक महत्वपूर्ण संख्या कम से कम 5% ग्राम पंचायतें A+ श्रेणी में दर्ज स्थान पाने में सफल रही हैं। आपको कथनों का प्रयोग करते हुए सही प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपने लेक्चर ध्यान से देखा इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखें तो पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 के निष्कर्षों और भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। क्या परीक्षण करना है? कथन 1 है कि पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 के अनुसार त्रिपुरा ने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जहां 80% से अधिक ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी में दर्ज की गई हैं। उसके बाद यह सूचकांक केवल वित्तीय आवंटन तक सीमित है और इसका ग्राम पंचायत विकास योजना या जमीनी स्तर पर डेटा संचालित निर्माण लेने में कोई सीधा संबंध नहीं है। स्टेटमेंट 3 देखें तो यह सूचकांक स्थानीय सरकारों के उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ग्राम सभा के द्वारा अनिवार्य सत्यापन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इन कथनों का सही प्रयोग करते हुए आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना। यदि आपने लेक्चर को ध्यान से यूपीएससी एस्पिरेंट, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट बनकर देखा हो तो आप इसलिए प्रश्नों को यदि यहाँ पर हल कर सकते हैं तो आपके लिए एग्जाम हॉल में बैठकर हल करना किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय निर्वाचन आयोग। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो उसका भरपूर लाभ उठा सके। हमारी क्लास की एक खास बात यह है कि आप कहीं भी जाकर पढ़ लेना, आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों के साथ नहीं कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रश्नों को PYQ को देखते हो तो मेरा यही प्रश्न है पहला, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये कौन सा आयोग है? संवैधानिक आयोग है या वैधानिक आयोग है? इसका प्रश्न इस प्रकार है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये संवैधानिक आयोग है। एक संवैधानिक उपबंध किया गया इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, उसका गठन और शक्तियों का वर्णन किया गया। इससे क्या स्पष्ट होता है? जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो संवैधानिक आयोग है। वैधानिक आयोग क्या होता है? ये संसद के द्वारा, विधि के द्वारा बनाया गया उसे हम वैधानिक आयोग कहते हैं, परंतु संविधान में जिसके लिए उपबंध किया गया है वो संवैधानिक आयोग कहलाता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग भी हमारा एक संवैधानिक आयोग हुआ। संविधान का आर्टिकल 324 क्या वर्णन करता है? संविधान का आर्टिकल 324 जो वर्णन करता है कि संसद, राज्य या विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अध्यक्षण करना, उनको निर्देशन देना या नियंत्रण की संपूर्ण जिम्मेवारी भारतीय निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। किसकी जिम्मेदारी? संसद, राज्य, विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करना। यही प्रश्न आता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग किसके चुनाव के लिए उत्तरदायित्व है? तो वो संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए उत्तरदायी भी है। उसका अधीक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण की जिम्मेवारी भी भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। उसके बाद देखें तो अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 उसकी संरचना और नियुक्ति के संबंधी प्रावधान करता है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक प्रमुख होता है, उसके बाद अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी संख्या संसद कानून बनाकर तय करती है या फिर प्रधानमंत्री इत्यादि के द्वारा तय की जाती? नहीं, राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करती हैं। उसके बाद अनुच्छेद देखें। अनुच्छेद आपको इस प्रकार याद करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं वही याद करना। तो अनुच्छेद 324 क्लॉज 5 कहता है उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। स्वतंत्रताएं क्यों दी गई हैं? ताकि निर्वाचन आयोग के ऊपर किसी प्रकार के अपवाद या किसी प्रकार का वाद प्रतिवाद न किया जा सके, एक प्रकार भी एक निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा सके। इसलिए निर्वाचन आयुक्त को उसके पद पर केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भांति हटाने की प्रक्रिया के सम्मान ही हटाया जाता है। उन्हें कैसे हटाया जाता है? आप प्रधानमंत्री जाकर नहीं कह सकते कि हाँ आपने
वोटिंग में ऐसा नहीं किया तो मैं आपको हटा दूंगा, नहीं, उनको हटाने की प्रक्रिया, उनको पद की सुरक्षा दी गई है ताकि पद की सुरक्षा के साथ वो अपना कार्य निष्पक्षता पूर्वक पारदर्शी तरीके से कर सके, किसी प्रकार के अनियमित जो नहीं चाहते उस प्रकार के हस्तक्षेप से बच सके। तो उन्हें किस प्रकार हटाया जाता है, तो उन्हें इस प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, इस प्रकार उन्हें पद से सुरक्षा दी गई है। एक अपवाद देखें, क्या सभी को हटाया जाता है? नहीं, मात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। अन्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा? अन्य निर्वाचन आयुक्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसी समान संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कह देते हैं कि हाँ इन्हें हटा दो, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। उन्हें इस प्रकार की सुरक्षा नहीं दी है जिस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दी गई है, ये इसका एक अपवाद है। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखें तो संविधान का आर्टिकल 326 लोकसभा और विधानसभा में चुनाव सार्वभौमिक बेसमत अधिकार पर कराने का प्रावधान करता है। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल याद करना। उसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद 327 और 328 जो क्या प्रावधान करता है? जो प्रावधान करता है कि संसद और राज्य विधानमंडलों को चुनाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। कि चुनाव से संबंधित कानून कौन बना सकता है? संसद या राज्य विधानमंडल इससे संबंधित कानून बना सकते हैं। उसके बाद हम अनुच्छेद 329 जो चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाता है, इनको सुरक्षा देता है। चुनाव आयोग को किस प्रकार प्रतिबंध लगाता है? जैसे कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट सीधे रोक नहीं लगा सकता, इसके लिए आपको चुनाव याचिका का सहारा लेना पड़ता है। यदि एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई तो आप जाकर वहाँ पर याचिका दायर नहीं कर सकते थे कि किसी प्रकार की त्रुटि है। जैसे कि हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, यदि उस राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब यदि कोई राजनीतिक दल यह कहे कि जो वोटर लिस्ट है उसमें कुछ त्रुटि है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय में स्टे लेने चला जाए, तो आर्टिकल 329 के तहत न्यायालय तुरंत चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके लिए चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव याचिका दायर करनी होगी। यदि एक बार चुनाव का ऐलान हो गया, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई, तत्पश्चात न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायालय हस्तक्षेप चुनाव संपन्न होने के बाद करेगा, जहाँ आप चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले याचिका दायर कर सकते थे। तो इस प्रकार आर्टिकल 329 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, ये आपको याद करना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। इसका एक विकास था, एक क्रम था, धीरे धीरे प्रक्रिया में कैसे रिफॉर्म्स होते गए। 1991 से पूर्व संसद द्वारा कोई विशिष्ट विधि नहीं बनाई गई थी और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते थे। कोई विधि नहीं थी, मात्र कोई कानून नहीं था। राष्ट्रपति क्या करते थे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो सलाह देती थी उसके आधार पर नियुक्ति करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की। उसके बाद वर्ष 1991 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और कार्यकाल के लिए अधिनियम लाया गया था। 1991 का अधिनियम लाया गया था। हालांकि इसमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किसी प्रकार का स्वतंत्र चयन पैनल को प्रावधान नहीं किया गया था। मतलब जो 1991 में जो प्रक्रिया थी, आप देख सकते हैं कि इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति होती थी, तो क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे पारदर्शी होगा, जहाँ अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा? नहीं। उसके बाद जो अधिनियम आता है उनकी सेवा शर्तों कार्यकाल से संबंधित, उसमें भी किसी प्रकार के स्वतंत्र पैनल का प्रावधान नहीं किया गया था जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कर सकें। उसके बाद अनुवर्णन मामला 2023 आता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कार्यपालिका के हाथ में जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह छोड़ देने से, अगर कार्यपालिका ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करती है, इसे छोड़ देने से क्या होगा? यदि हम कार्यपालिका के हाथों में छोड़ दें तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो सकती है, हमारे जो चुनाव हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। न्यायालय ने आदेश दिया कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक एक उच्च स्तरीय समिति, उस समिति में होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय मुख्य न्यायाधीश मिलकर नियुक्ति करेंगे। जब तक क्या ना हो, जब तक एक पैनल ना बन जाए, तब तक इस प्रकार नियुक्ति की जाएगी ताकि कार्यपालिका के अनिश्चित हस्तक्षेप से बचा जा सके, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया से प्रभावित होगी। कार्यपालिका अपने अकॉर्डिंग उसमें किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार का निर्णय दिया गया था अनूप बर्नावाल मामले में। तत्पश्चात नवीनतम अधिनियम देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्ट संसद ने क्या किया? संसद ने एक कानून बनाया जिसमें सीजीआई को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया। देखो 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया, जब तक एक पैनल नहीं बन जाता तब तक कौन इनकी नियुक्ति करेगा? तब तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और सीजीआई इनकी नियुक्ति करेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की। परंतु इसके विपरीत क्या किया? इसके विपरीत संसद ने अधिनियम बना दिया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उन्हें ही प्रक्रिया से बाहर कर दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि
ऐसे सीजीआई को बाहर करने से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो चुनाव आयोग है, वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य कर सकता है नहीं, क्योंकि इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो काफ़ी स्वतंत्र होनी चाहिए। कार्यपालिका का अनियंत्रित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन्हें बाहर कर दिया गया। इस प्रकार की वर्तमान प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें सीजीआई को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसके बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, जहाँ यदि विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता हो सकता है। इसमें इसकी दूसरी प्रक्रिया देखें तो एक चयन समिति होती है, वो खोज करती है, उम्मीदवारों की एक सूची बनाती है। सूची के बाद सूची में जरूरी नहीं है उससे बाहर भी आप किसी का नाम अंतिम अनुशंसा को भेज सकते हो राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति को अनुशंसा की जाती है, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। चयन समिति खोज समिति की सूची या उसके बाहर से भी किसी नाम पर विचार करके राष्ट्रपति को अंतिम अनुशंसा भेजती है। उसके बाद देखें, इसके सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे ताकि इसमें सुधार किया जा सके, क्योंकि चुनाव आयोग मुख्य आयोग होता है हमारे देश में, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में चुनाव करवाने के लिए। इसके लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी देखें। इसके लिए तारकुंडे समिति 1975 और गोस्वामी समिति 1990 ने एक ऐसे कॉलेजियम की सिफारिश की थी। इन्होंने सिफारिश की थी, समितियाँ बनाई गई थी कि उन्होंने कहा था कि जिसमें प्रधानमंत्री हो, लोकसभा में विपक्ष का नेता और सीजीआई शामिल हो। परंतु जो 2023 में और 1975 1990 में कहा गया था, इसके विपरीत संसद ने सीजीआई को ही बाहर कर दिया। इसी प्रकार द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2007 ने कहा था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं, विधि मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति को शामिल करने की सलाह दी गई थी। इनकी प्रक्रिया पर भी कोई कार्य नहीं किया गया। सभी जानते हैं कि वर्तमान में कौन सी प्रक्रिया कार्य करती है, जिसमें कौन है, जिसमें सीजीआई को शामिल नहीं किया गया। तो इस प्रकार जो चुनाव आयोग है उसकी जो कार्यप्रणाली है उस पर प्रश्न खड़े होते रहे हैं। प्रश्न खड़े होने का भी एक जायज़ कारण है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन की गई थी, जो एआरसी की तरफ से रिकमेंडेशन की गई थी, जो ताराकुंड समिति ने रिकमेंडेशन की थी, उसको लागू नहीं किया। तो ऑब्वियसली इस पर अपवाद खड़े होना स्वाभाविक है। वैश्विक तुलनाएं देखें तो अन्य देशों में किस प्रकार जो चुनाव आयोग है, किस प्रकार उनकी नियुक्ति की जाती है। दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तुलनात्मक रूप से। दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए एक स्वतंत्र पैनल की अनुशंसा पर आधारित होती है। चुनाव आयोग में मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति क्या होती है, एक स्वतंत्र पैनल की अनुशंसा पर होती है, जिसमें संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष होते हैं, मानव अधिकार संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में देखें तो भर्ती की प्रक्रिया स्पीकर समिति की देखरेख में होती है, जिसमें सांसद शामिल होते हैं। नियुक्ति से पूर्व हाउस ऑफ कॉमन्स की स्वीकृति आवश्यक होती है, जिसके पश्चात औपचारिक नियुक्ति होती है। उसके बाद कनाडा में देखें तो नियुक्तियाँ सीधे विधायिका हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के द्वारा की जाती हैं, और भारत से इसकी तुलना पूछी जा सकती है। तो आपके लिए प्रीलिम्स के प्रश्न है। प्रीलिम्स के प्रश्न ये हैं, यदि आपने लेक्चर को ध्यान से देखा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें क्या विचार करना है। कथन एक है कि संविधान के अनुच्छेद 324 क्लॉज 5 के तहत निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य सभी निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग जैसी समान प्रक्रिया और आधार का प्रावधान किया गया है। यदि आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर एक त्रुटि पकड़ ली होगी। उसके बाद देखते हैं, वर्ष 2023 के अधिनियम के तहत गठित चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई तीनों पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी मामलों में अदालतों के प्रारंभिक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाता है। इन कूटों का सही प्रयोग करते हुए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर बताएंगे। आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखें तो ऐतिहासिक अनूप बर्ननवाल बनाम भारत संघ 2023 के मामले और निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें क्या विचार करना है। कथन एक है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जय व्यवस्था दी थी कि वह जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बनाती तब तक चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल रहेंगे। कथन दो है कि संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर का यह मानना था कि निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की नियुक्ति पूरी तरह से कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए ताकि प्रशासनिक गतिरोध ना हो। सही प्रश्न का उत्तर देते रहने। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, भारत में खेल प्रशासन एवं राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आर्टिकल। सुर्खियों में क्यों रहा, सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय खेल शासन बोर्ड 2026 और राष्ट्रीय खेल अधिकार नियम 2026 अधिसूचित किए गए, इसलिए टॉपिक सुर्खियों में रहा। तो चलिए देखते हैं भारत में खेल प्रशासन के कुछ विधिक, कुछ संस्थागत और कुछ नीतिगत ढांचे
कि भारत में जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन है इसके लिए संविधान में कहीं जगह कोई उपबंध किया गया है। तो संवैधानिक स्थिति देखें, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जो खेल है वो किसका विषय है, वो राज्य सूची का विषय है। इसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि मूल रूप से खेल का जो विनियमन है वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि यदि राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं या संघों में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी हो तो केंद्र सरकार इसमें विधायी हस्तक्षेप कर सकती है, मतलब इसके लिए विधि बना सकती है। मुख्य रूप से खेल किसका विषय है, मुख्य रूप से खेल राज्य सूची का विषय है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, जो राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय होता है तब केंद्र सरकार इसमें विधि बनाकर हस्तक्षेप कर सकती है। इसका नीतिगत ढांचा देखें तो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 है, वो किसका स्थान लेती है, वो उसने पुरानी नीति 2001 का स्थान लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य खेलों में उत्कृष्टता, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, जिसने 2001 का स्थान लिया था, इसका मुख्य उद्देश्य है उत्कृष्टता, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देना। इसके साथ ही अनिवार्य साझाकरण अधिनियम 2007 खेल प्रशासन सिग्नल से जुड़ा एक अधिनियम है जो पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है खेल प्रेमियों के अधिकारों की रक्षा करना। मतलब खेल प्रसारण सिग्नल प्रसार भारती के साथ एक साझाकरण किया गया। इसका प्रसार भारती के साथ साझाकरण इसलिए किया गया है ताकि खेल होता है उसका लाइव प्रकाशन किया जा सके टीवी पर, जिससे खेल प्रेमियों के जो अधिकार होते हैं वो जाकर देख सकें खेलों को। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के मुख्य स्तंभ देखें, मुख्य बात देखें, इसकी संरचना देखें, इसमें कौन सी संरचना अपनाई गई है। इस अधिनियम के तहत खेलों में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 6 प्रमुख संस्थागत निकाय और प्रावधान किए गए हैं। इसमें 6 निकाय बनाए हैं, उसके लिए कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। तो इसका पहला निकाय देखें, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 का पहला निकाय है राष्ट्रीय खेल शासी निकाय। जो निकाय ये क्या करता है, ये राष्ट्रीय खेलों का संचालन के बारे में ध्यान देता है, उसके लिए नियम इत्यादि बनाता है, सबसे प्रमुख बॉडी है। तो यह अधिनियम भारतीय जो ओलंपिक समिति है, राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति है, या फिर भिन्न भिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल हैं, खेलों के महासंघों के लिए शासी निकाय के रूप में कार्य करता है, एक प्रकार का इनका संचालन करता है, मुख्य बॉडी है। उसके बाद दूसरा निकाय देखें, राष्ट्रीय खेल बोर्ड। इसकी स्थापना की गई, इसकी भूमिका क्या है, इसकी जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित यह बोर्ड क्या करता है, खेल क्षेत्र में प्रमुख नियामक और निगरानी प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। मतलब खेल क्षेत्रों को नियामक और निगरानी करता है राष्ट्रीय खेल बोर्ड। इसका मुख्य कार्य है खेल संगठनों को मान्यता देना, यदि खेल संगठन मान्यता लेना चाहते हैं तो उसे मान्यता देना, या निलंबित करना, या उनकी मान्यताएं रद्द करना, साथ ही कुछ इकाइयाँ होती हैं उन्हें रजिस्टर करना। उसके बाद आचार संहिता निकाय बनाया गया है। प्रत्येक खेल निकाय को राष्ट्रीय खेल बोर्ड के दिशा निर्देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय के मानकों के अनुरूप एक आचार संहिता तैयार करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार की संरचना बनाई गई है राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 की। एक राष्ट्रीय खेल अधिकार नहीं है, ये अधिकरण है जिसे ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। एक स्वतंत्र अधिकरण जो खेल संबंधी अधिकरण की स्थापना क्यों की जाती है, अधिकरण की स्थापना इसलिए की जाती है ताकि न्याय जो विवाद होता है उसका त्वरित निपटान किया जा सके। अधिकरण में कौन से मुख्य रूप से सदस्य होते हैं, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ उस अधिकरण में शामिल होते हैं, इसलिए अधिकरणों की स्थापना की जाती है। खेलों के लिए अधिकरण की स्थापना की गई है ताकि एक स्वतंत्र अधिकरण जो खेल संबंधी विवादों का त्वरित निपटान और कम लागत में समाधान सुनिश्चित करेगा। इससे सिविल न्यायालय के भांति शक्तियाँ प्राप्त होंगी। जिस प्रकार सिविल न्यायालय को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उस प्रकार की शक्तियाँ अधिकरण को प्राप्त होंगी। इसके बाद देखें, चुनावी निगरानी अनियमितताओं को समाप्त करने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल को अधिसूचित किया जाएगा। इस प्रकार के कुछ सुधार किए जा रहे हैं। उसके बाद सुरक्षित खेल नीति और शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया गया है ताकि जो महिलाएं होती हैं, नाबालिग या कमजोर संवेदनशील खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ यदि किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या शोषण होता है उसे सुरक्षित करने के लिए एक सुरक्षा नीति तैयार की जाएगी। प्रत्येक खेल निकाय के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार के प्रावधान किए गए राष्ट्रीय खेल शासी निकाय 2025 में। प्रमुख निकाय और इसकी संरचना देखें, जैसे कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड की संरचना देखें, इसमें कौन सदस्य होते हैं, कितना कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक खोज सह समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की। इनका कार्यकाल मुख्य रूप से 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। इस प्रकार की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय खेल अधिकरण, इनके अध्यक्ष और सदस्य कौन होते हैं, इनका कार्यकाल। राष्ट्रीय खेल अधिकरण इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 या 70 वर्ष की आयु तक होता है इसके अध्यक्ष का। वही सदस्य का कार्यकाल देखें 5 या 67 वर्ष की आयु तक होता है। ये भी पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। अधिकरणों को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं और उसके कुछ कानूनी उपाय क्या क्या किए गए हैं। वैसे सामान्य शक्तियाँ न्याय सुनिश्चित करने के लिए, प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आदेश जारी करना, इस प्रकार का अधिकरण जो है आदेश जारी कर सकता है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अंतरिम आदेश देना, संबंधित पक्षों को सुनने के बाद स्थगन आदेश दे सकता है या निषेधाज्ञा आदेश भी जारी कर सकता है। अधिकरण को इस प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं। परिवर्तन की शक्ति दी गई है। अधिकरण के आदेश सिविल कोर्ट की भांति होते हैं। अपील की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद जो आदेश होते हैं उनके फाइनल माने जाएंगे। डिजिटल पोर्टल बनाया गया है सरकार की तरफ से। सरकार अधिकरण के कामकाज करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी। उस पर क्या होगा, जिसमें क्या होगा,
इसका उपयोग विवादों के ऑनलाइन पंजीकरण, यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो आप वहाँ पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन, नोटिस जारी करने या फिर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाएगा डिजिटल पोर्टल। इस प्रकार के कुछ सुधार किए गए। इन सुधारों का क्या महत्व है? ये सुधार किए गए कुछ, तो इसका महत्व होगा। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि जो गुटबाजी और भाई भतीजावाद है उसमें कमी आएगी। इन सुधारों का उद्देश्य खेल संघों में जो आंतरिक विवाद होते हैं, जो गुटबाजी की जो राजनीति होती है उस पर अंकुश लगेगा, जिससे प्रशासनिक विलंब कम होगा। जैसे कि सभी जानते हैं कि जो राजनीतिक स्तर से प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। उसके बाद मुकदमेबाजी में कमी आएगी। राष्ट्रीय खेल अधिकरण की स्थापना जब हो जाएगी, उसकी स्थापना से खेल विवादों का त्वरित निपटान संभव हो पाएगा। शासी मानकों में सुधार होगा। ये अधिनियम क्या करते हैं? ये अधिनियम पारदर्शिता, जवाबदेहिता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देती हैं, जिससे खेल संगठन खिलाड़ी केंद्रित बनते हैं ताकि खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जा सके। उसी प्रकार इसका महत्व इसलिए है ताकि हम इसके वैश्विक मानदंडों के अनुरूप इसमें सुधार करते चलते हैं, इसके अनुकूल बना रहे हैं। ये सुधार भारतीय खेल प्रशासन को ओलंपिक या पैरालंपिक चार्टर के सिद्धांतों के अनुकूल बनाते हैं। खिलाड़ियों के कल्याण को सुरक्षित खेल नीति बनाकर हम उनके नैतिक उपायों से उत्पीड़न, दुर्व्यवहार के खिलाफ उन्हें सुरक्षा मिलती है। इस प्रकार जो सुधार किए जा रहे हैं वो काफ़ी लाभदायक हैं। भारतीय जो ओलंपिक महत्वाकांक्षाएं उसे बढ़ावा मिलेगा। भारत की जो महत्वाकांक्षा है कि हम ओलंपिक की मेजबानी करें, इसकी दावेदारी को मजबूत किया जा सकता है इस प्रकार के सुधारों के माध्यम से। तो आपके लिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला है कि भारतीय खेल शासन और राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो खेल का विषय है समवर्ती सूची का हिस्सा है, जिसके कारण केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। दूसरा प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत स्थापित जो राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के CGI की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कॉलेजियम के द्वारा की जाती है। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत? और तीसरी स्टेटमेंट दी है कि राष्ट्रीय खेल अधिकरण के आदेशों को सिविल न्यायालय की डिग्री के समान जो परिवर्तनीय माना जाता है। अपील की अवधि समाप्त होने के बाद इसके आदेश अंतिम होते हैं। तो उपरोक्त कथनों का प्रयोग करते हुए आप सही प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे यदि आपने लेक्चर को ध्यान से देखा है। नेक्स्ट देखते हैं अपना प्रश्न दूसरा। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 और इसके सहायक नियमों के उद्देश्यों के संबंध में सत्य है। याद रखना पूछा कौन सा असत्य है ना कि सत्य है। तो पहला कथन है कि यह अधिनियम केवल क्रिकेट और फुटबॉल जैसे जो व्यावसायिक रूप से बड़े खेल होते हैं उन्हीं पर लागू होता है। पारंपरिक जो ग्रामीण खेल होते हैं उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस अधिनियम के तहत गठित सुरक्षित खेल नीति का मुख्य उद्देश्य खेल परिसरों में महिलाओं, नाबालिगों और संवेदनशील खिलाड़ियों को दुर्व्यवहार तथा शोषण से बचाना है। तीसरी स्टेटमेंट दी गई है कि इसके अंतर्गत खेल संघों में आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल का प्रावधान किया गया है जो पूरी तरह से ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेज प्रस्तुतिकरण को सुविधा देगा। तो इन कूटों का प्रयोग करते हुए आप असत्य कथन बताएंगे। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपनी संक्षिप्त सुर्खियाँ, जिसके साथ ही हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस जैसा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो सूची हमारी संक्षिप्त सुर्खी दी गई है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए रूपरेखा के लिए तैयार जो सुर्खी दी गई है। पहली मुख्य बात है कि नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट हाल ही में नीति आयोग ने देश के बड़े शहरों जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है कि प्रशासन और विकास को सुधारने के लिए एक रिपोर्ट जारी की। इसलिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की जो रूपरेखा है वो टॉपिक सुर्खी में रहा। एक बार फिर पूछते हैं कि क्यों सुर्खी में रहा? क्योंकि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के प्रशासन और विकास को सुधारने के लिए, जिसमें शहरी भारत का योगदान देखें। क्योंकि 10 लाख से यहाँ आबादी रहती होगी, ऑब्वियसली वहाँ पर शहर होगा। शहरी योगदान देखें, देश की कुल आबादी का करीब 1/3 हिस्सा लगभग 47 मिलियन प्लस शहरों में रहता है। 47 मिलियन से ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं, जो भारत की GDP में लगभग 60% का योगदान देते हैं। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा शहरों में रहता है। इसलिए शहरों के विकास संबंधी रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसकी प्रमुख चुनौती कौन कौन सी है? शहरों में शहरीकरण काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इतनी कमाई के बावजूद शहरों में लोग रोजगार के लिए आते हैं, तो इतनी कमाई के बावजूद ये शहर गंभीर समस्याओं जैसे कि भीड़ भाड़, लोग गाँव को छोड़कर शहरों में काम करने आते हैं, पढ़ाई इत्यादि करने आते हैं, तो उनकी समस्याएं भीड़ भाड़ जैसे कि खराब आवास, झुग्गियाँ इत्यादि में रहने लगती हैं, कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाता, पर्यावरण प्रदूषण और कमजोर बुनियादी ढांचों से जूझ रहे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ चुकी है। शहरों में 10 लाख से अधिक जहाँ जनसंख्या हो, आप सोच ही सकते हैं उसका क्या हाल होगा। शहर शासन की कुछ कमियां हैं, कमियों को यदि दूर किया जाए तो शहरों को भी अच्छा सुदृढ़ बनाया जा सकता है। कुछ कमियां जैसे कि कार्यों का सीमित हस्तांतरण किया गया है। हमारे संविधान संशोधन 74 में संविधान संशोधन में नगर निकायों को 18 विषय सौंपे गए थे, परंतु 18 विषय सौंपे गए थे उनका उत्तरदायित्व दिया गया था राज्य सरकारों की। राज्य सरकारें अपने मर्जी से चाहे जितने विषय नगर पालिका को सौंप सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर केवल 8 विषय ही पूरी तरीका से नियंत्रण मिल पाया है नगर पालिकाओं को, यदि बाकी 10 विषयों पर जो नियंत्रण है वो राज्य सरकारें अभी भी उनके पास है स्वामित्व। खंडित संस्थागत व्यवस्था है, जैसे कि चुने हुए जो पार्षद होते हैं नगर पालिका के प्रशासन के बीच स्पष्ट जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती। कई बार जो मेजर्स होते हैं वो सिर्फ नामात्र के बनकर रह जाते हैं। असली ताकत कमिश्नर के पास होती है। यदि असली ताकत कमिश्नर के पास होती है तो कमिश्नर को आकर जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहिए, अन्यथा आप जो ताकत है वो मेजर को दीजिए।
फंड की भारी कमी है, शहरों के पास खुद के रेवेन्यू जुटाने के साधन बहुत सीमित हैं। वे पूरी तरह से सरकार या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर करते हैं। यदि पैसा नहीं है तो शायद कुछ भी ना कर पाएँ। पैसा उनके लिए निर्भर रहना पड़ता है राज्य सरकारों पर या केंद्र सरकार के अनुदानों पर। कुछ लोक सेवाओं में कमी है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टाउन प्लानिंग अच्छी नहीं होती, जैसे स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं की स्थिति बदहाल है। आप उदाहरण ले सकते हैं, चंडीगढ़ कितना अच्छा शहर है, यदि उसको देखकर हम अपनी शहरी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहें तो काफ़ी अग्रसर हो सकते हैं। उसी के साथ जो हमारी सिंधु घाटी जैसी सभ्यता है, इसमें इतना अच्छा शहरों को व्यवस्थित किया गया था, उसको उसके प्रशासन को ध्यान में रखकर शहरों का विकास किया जाए, जो आबादी जैसी समस्या है उसको निजात पाया जा सकता है। तो रिपोर्ट की कुछ मुख्य सिफारिशें नीति आयोग के जो द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसने कुछ सिफारिशें की हैं कि मजबूत नेतृत्व हो, मेजर का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, उन्हें और अधिक कार्य अधिकार मिलने चाहिए ताकि वो कार्य कर सकें। मेजर को कुछ शक्तियाँ मिलनी चाहिए, नाम मात्र का बनकर रहने से कोई फायदा नहीं है। वित्तीय सहायता होनी चाहिए, जैसे कि नगर निगमों को अपने टैक्स बढ़ाने की छूट मिलनी चाहिए। राज्य वित्त आयोग के जरिए उन्हें फंड मिलना चाहिए, जितने उन्हें फंड की जरूरत है उतनी फंड मिला जाए तो वो कार्य करने में समर्थ हो सकती हैं। कानूनी सुधार, जैसे कि केंद्र सरकार को मॉडल म्यूनिसिपल कानून में जरूरी बदलाव करने चाहिए ताकि शहरों को गति मिल सके। इस प्रकार में शहरों के संबंधी नीति आयोग की रिपोर्ट दी गई थी, उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे कि हम सोच सकते हैं कि सोचिए, लंदन या न्यूयॉर्क में मेजर के पास शहर के विकास के लिए बड़े फैसले लेने की शक्ति होती है, लेकिन हमारे देश में देखा जाए, हमारे देश के महानगरों में एक छोटा सा नाला बनवाने या सड़क खुदवाने के लिए स्टेट ब्यूरोक्रेसी के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही वजह है कि देश की जो आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले शहर हैं, जो जिसमें GDP का 60% योगदान देते हैं, बुनियादी सुविधाओं के मामले में पिछड़ जाती हैं। तो यही हमारे देश में शहरों के पिछड़ जाने का प्रमुख कारण बनकर आता है कि पर्याप्त शक्तियाँ, पर्याप्त फंड का अभाव। दूसरी संक्षिप्त सुर्खी देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2026। आखिर ये संशोधन अधिनियम 2026 है क्या, क्यों सुर्खियों में रहे? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे CAA भी कहते हैं, किसने जारी करता है, कौन जारी करता है? सबसे पहले प्रश्न यही है। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो प्रवासी भारतीय नागरिक होते हैं, यानी कि OCI कार्ड धारक होते हैं, उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना और नाबालिगों को जो पासपोर्ट दिए जाते हैं उनको नियम को सख्त करना। यही प्रश्न आता है कि OCI क्या होता है, जिन्हें ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो क्या होते हैं? इसकी शुरुआत, OCI की शुरुआत नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके 2005 में लाया गया था। 1995 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया था, 2005 में से लाया गया था। बाद में 2015 में PIO कार्ड को OCI में बदल दिया गया। किसे मिलता है OCI कार्ड? जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 जब उसके बाद भारत के नागरिक बनने योग्य थे, शर्त है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ना हो, इसे ये कार्ड मिलता है। फ़ायदे क्या होते हैं? यदि आपको OCI कार्ड मिल जाता है तो भारत में आप आजीवन आने जाने के लिए मल्टीपल वीज़ा एंट्री मिलती है। आपको मल्टीपल वीज़ा एंट्री मिलती है, भारत में आ जा सकते हैं। उसके बाद भारत में कितने भी दिन रहना चाहते हो, आप रहना चाहते हो तो रह सकते हो। आपके लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होती, परंतु कृषि या बागानी जमीन को छोड़कर अन्य संपत्ति खरीदने के मामले में NRI के समान अधिकार होते हैं, कृषि या बागानी जमीन को छोड़कर। OCI कार्ड धारकों पर कुछ सीमाएं, जैसे कि OCI कार्ड धारक भारत में ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही संवैधानिक पद जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जज धारण कर सकते हैं। मान लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका या ब्रिटेन में बस गया और वहाँ की नागरिकता ले ली। ऐसे व्यक्तियों को भारत आने के लिए बार बार वीज़ा लेना ना पड़े, इसलिए OCI कार्ड दिया जाता है। अब 2026 में इन नियमों में आने वाले वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन और सुपरफास्ट हो गया है। मतलब यदि आपने विदेश में जाकर नागरिकता ले ली, तत्पश्चात भारत में आना जाना चाहते हो, भारतीय नागरिक थे, तो आपको OCI कार्ड मिल जाता है। उसके बाद देखिए, हमने OCI कार्ड के बारे में समझ चुके हैं। संशोधन में क्या क्या प्रावधान किया गया है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत जो आवेदक नागरिकता चाहते हैं, उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा कि उनका कोई वैध या समाप्त हो चुका पासपोर्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का नहीं है। आपको एक शपथ पत्र देना होगा यदि आप नागरिकता लेना चाहते हैं। उसके बाद जो नाबालिग बच्चे होते हैं, नाबालिगों के लिए दोहरा पासपोर्ट पर रोक लगाई है। कोई भी नाबालिग बच्चा भारतीय पासपोर्ट रखने के साथ साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता। यदि नाबालिग होने के बाद वो अन्य देश जाना चाहता है तो भारत की नागरिकता रद्द हो सकती है उसकी। ये OCI, अब OCI का पारंपरिक जो फिजिकल कार्ड के साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप भी जारी किया जाएगा, मतलब डिजिटली आपको कार्ड प्राप्त होगा। उसके बाद फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, जिसमें OCI कार्ड धारक बायोमेट्रिक जानकारी साझा कर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन का लाभ उठा सकते हैं, जल्दी से भारत में आ जा सकते हैं अपनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, जिससे एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों से छुटकारा मिलता है। होप आप समझ चुके होंगे कि संशोधन में मुख्य क्या प्रस्ताव किया गया था, किसके बारे में था। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सांसद की निर्भरता या योग्यता। जो टॉपिक है वो सुर्खियों में रहा, मतलब जो सांसद होते हैं उनकी निर्भरता या योग्यताएं। क्यों टॉपिक सुर्खियों में रहा? क्योंकि अभी ताज़ा मामला है, हाल ही में जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 2/3 सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी और BJP में शामिल हो गए, जिसके बाद दल बदल के तहत अयोग्यता याचिका दायर की गई थी।
तो मुख्य टॉपिक क्या है, दल बदल, आपको पढ़ना है दल बदल। संसदों की निरंतरता या योग्यता अधिनियम क्यों सुर्खी मिला, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद थे उन्होंने उस पार्टी की सदस्यता छोड़कर बीजेपी पार्टी को ग्रहण कर लिया। जब उन्होंने उस पार्टी को ग्रहण कर लिया, क्या उससे उनकी जो संसद की सदस्यता थी वो निरस्त हो जाएगी, वो अयोग्य हो जाएंगे? इसके लिए हमें पढ़ना होगा दल बदल अधिनियम। ये क्या है, 10वीं अनुसूची के तहत, इसके तहत यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। तो इसका मतलब जो याचिका दायर की गई थी, याचिका तो अयोग्य हुई क्योंकि 2/3 सदस्यों ने पार्टी को छोड़ा है, तो उनको दल बदल कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा। उनकी संसद की अयोग्यता है वो निर्धारित नहीं होगी, वे संसद में सांसद बनने के योग्य रहेंगे क्योंकि 2/3 सदस्यों ने छोड़ा। यदि इससे कम सदस्य पार्टी को छोड़ते तो उनकी जो योग्यता है वो ली जा सकती थी। दल बदल अधिनियम कानून पर लागू हो जाता। दल बदल कानून क्या है, ये कब जुड़ा? इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इस प्रकार का प्रश्न प्रीलिम्स में 10 से 20 बार नहीं 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। बाद में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 1/3 विलय के नियम को समाप्त करके 2/3 कर दिया गया। पहले 1/3 था, उसके बाद का 1/3 नहीं। यदि 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ते हैं तब आप अयोग्य नहीं होंगे। यदि 2/3 से सदस्य पार्टी छोड़ते हैं तो आप अयोग्य हो जाएंगे। अयोग्यता के मुख्य आधार कौन कौन से होते हैं? यदि कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे तो वो अयोग्य कहलाया जाएगा। उसी प्रकार यदि वे पार्टी के विप मतलब जाकर विप मतलब होता है पार्टी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, यदि उस दिशा निर्देश से जाकर अलग वोटिंग करता है, उनकी बातें नहीं सुनता है, तो सदन में वोटिंग करे, जब वोटिंग में अनुपस्थित रहे तो आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं। पार्टी के नियमों को ना मानना। यदि कोई निर्दलीय चुना हुआ नेता किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो वह अयोग्य माना जाएगा। उसी प्रकार यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले तो वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। अंतिम निर्णय किसका होता है? कौन बताएगा कि ये सदस्य अयोग्य घोषित हो चुका है, इसने पार्टी छोड़ दी है? तो अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में यदि ऐसा होता है तो राज्यसभा में सभापति का निर्णय अंतिम होता है। हालांकि ये निर्णय इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू की जा सकता है। तो इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि साल 1967 में हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, जिन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। इसी आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए 1985 में राजीव गांधी सरकार ने दल बदल कानून लेकर आई। कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। इसके लिए राजीव गांधी जी कानून लेकर आए, दल बदल कानून। नियम यह है कि अगर कोई अकेले पार्टी छोड़ेगा तो उसकी सांसदी चली जाएगी, लेकिन अगर पूरी पार्टी 2/3 सदस्य छोड़कर जाती है, दूसरी पार्टी में मिलेगा तो उसकी सदस्यता बची रहेगी। तो इस प्रकार जो याचिका दायर की गई थी, याचिका में उनकी सदस्यता नहीं जाएगी क्योंकि 2/3 सदस्यों ने पार्टी को छोड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं भारत की जेलों में सुधार। भारतीय जेलों में सुधार की आवश्यकता क्यों है? सुधार की आवश्यकता इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम NCR भी कहते हैं, कि कारागार सांख्यिकी भारत रिपोर्ट के अनुसार NCRB ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार उसने बताया कि भारतीय जेलों की जो वर्तमान स्थिति है उसमें बहुत सी चुनौतियों से जूझ रही है। इसलिए टॉपिक सुर्खियों में मेरा भारतीय की जेलों में सुधार की आवश्यकता है। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? कि क्षमता से अधिक कैदी। जेलों की जो वास्तविक क्षमता है वहाँ कैदियों की संख्या, बंद कैदियों की संख्या भी अंतर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर उस जेल में मान लो 10 लोगों के रहने की जगह तो वहाँ पर सरकार द्वारा 100 लोगों को बंद किया जा रहा है। 100 नहीं तो आप 80 तो मान ही सकते हैं। इस प्रकार कैदियों की संख्या ज़्यादा है उसकी क्षमता से अधिक। उदाहरण के लिए दिल्ली की जेलों में ऑक्यूपेंसी क्षमता से अधिक कैदियों का अनुपात देखें तो देश में सबसे अधिक 194.6% दर्ज की गई है, जबकि मेघालय में 163.5% रहा है। जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा कैदी उसमें भरे हुए हैं, इसलिए ये चुनौतियां हमारे सामने बनी हुई हैं। इसी प्रकार जो विचाराधीन कैदी हैं उनकी अधिकता, कुल कैदियों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 72.61% हिस्सा विचाराधीन कैदियों का है। मतलब अभी उनको सज़ा नहीं हुई, अभी उनके जो केस है पेंडिंग है, उसके बाद में उन्हें क्या रखा है, उसके बाद में उन्हें जेलों में रखा है। जबकि दोषी ठहराए जा चुके कैदियों का केवल 26% ही है। न्याय मिलने में देरी इसका प्रमुख कारण है। यदि उनको न्याय मिल जाता तो शायद वो जेलों में ना सड़ते। उसके बाद देखिए कर्मचारियों की भारी कमी। देश भर के जेलों में सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों की लगभग 36.83% कमी है। तो सरकार को चाहिए इन कर्मचारियों के पदों को भरा जाए, जिससे जेलों की निगरानी प्रभावित होती है। बजट का कम उपयोग हो पाना। आवंटित जो वित्तीय संस्थान का पूरा उपयोग न हो पाना एक समस्या है। जो धन आवंटित किया जाता है उसका मात्र कुछ हिस्सा ही उपयोग होता है, आधा हिस्सा एज इट इज़ रख लिया जाता है जहाँ कहीं भ्रष्टाचार में चला जाता है। जैसे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल वार्षिक वित्तीय बजट का केवल 82.5% हिस्सा ही खर्च किया गया था। अन्य चिंताएं देखें तो वर्ष 2024 के दौरान जेल में कैदियों को फरार होने की घटनाएं काफ़ी सामने आई थी, जिसमें से कुछ कैदियों का पुनर्वास किया गया, कुछ कैदी अभी भी फरार हैं।
यही प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जो जेल है वो राज्य सूची का विषय है। तो याद रखना, जेल किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब है कि जेलों का प्रशासन प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। हालांकि केंद्र सरकार समय समय पर राज्यों को दिशा निर्देश या वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्य रूप से राज्य सूची का विषय है, आपको याद रखने की। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेलों को सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, जेलों को सुधार क्यों आवश्यक है, सरकार इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, उनकी एक क्रमिक ऑर्डर पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा खराब जो स्थिति है वो किस राज्य की है। उसके बाद देखिए, जेल सुधार के लिए प्रमुख कदम और सिफारिशें। मॉडल जेल मैनुअल 2023 केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लाया गया जो कानून है, जो क्या करता है, देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और मानव अधिकार को प्राथमिकता देने पर जोर देता है। जैसे कि जेल में जो बंद कैदी होते हैं उनके भीतर भी जाति कितनी हावियाँ हो चुकी हैं, इसको समाप्त करने के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2023 लाया गया था। ई कारागार योजना, जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है कि देश भर की जेलों में कैदियों का एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। फास्टर प्रणाली, इसका मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट से जमानत के आदेशों की सॉफ्ट कॉपी तुरंत संबंधित जेल अधिकारियों तक पहुंचाना, ताकि कागजी कार्रवाई में होने वाली देरियों से कैदियों को बचाया जा सके। मतलब फास्टर प्रणाली अपनाना, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो वो निर्णय डायरेक्ट उस अधिकारी के पास जाए जिस व्यक्ति के बारे में निर्णय आए, ताकि तुरंत उसे रिहा किया जाए, उसे अनावश्यक जेल में ना रखा जाए। कुछ न्यायिक समितियां बनाई गई थी, जैसे कि न्यायमूर्ति A.N. मुल्ला समिति ने भारतीय कारागार और सुधारात्मक सेवा का गठन करने और विचाराधीन कैदियों की संख्या घटाने की सिफारिश की थी, जिस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। कैदियों के भी कुछ मानव अधिकार होते हैं, जिन्होंने अपराध नहीं किया उनके भी कुछ मानव अधिकार, कुछ राइट्स होती हैं। इन राइट्स का संरक्षित करना सुप्रीम कोर्ट माननीय हमारी सरकार का दायित्व बनता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपनी सुर्खी नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2026। आखिर ये टॉपिक सुर्खियों में क्यों रहा? न्यायाधीशों की संख्या जैसा टॉपिक सुर्खियों में क्यों रहा? टॉपिक सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, ताकि जो लंबित मामले हैं उसका बोझ कम किया जा सके। तो टॉपिक सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि संशोधन अधिनियम विधेयक में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी, ताकि जो लंबित मामले उसमें कमी आ सके। कुछ संवैधानिक और विधिक पृष्ठभूमि देखें तो संविधान का अनुच्छेद 124 जब प्रावधान करता है कि देश में एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसके साथ ही संसद को कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार दिया गया है। आपसे स्टेटमेंट से एक प्रश्न बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार न्यायालय के पास है, संसद के पास है या राष्ट्रपति के पास है? तो किसके पास है? संसद के पास ये अधिकार है। संख्या में बदलाव का इतिहास क्या कभी पहले संख्या बदली है? तो हाँ, मूल रूप से 1956 के अधिनियम के तहत देश में मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर 10 न्यायाधीश थे। समय समय पर मामले बढ़ने के कारण इसमें संशोधन किए गए, जैसे कि 1970, 1986, 2008 और 2019 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। अब नया बदलाव क्या है? इस संशोधन के लागू होने के बाद क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो वर्तमान जनसंख्या है 33, वो अब कितनी हो जाएगी? वो अब हो जाएगी 37। भारत के मुख्य न्यायाधीश की CJI की कुल संख्या को छोड़कर, मतलब कितनी हो जाएगी? CJI को जोड़कर हो जाएगी हमारे पास 38। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के पास 92,000 से अधिक मामले लंबित हैं। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से क्या होगा? न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से बड़ी बेंचों के गठन में आसानी होगी, संवैधानिक मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। तो यदि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती है, लंबित मामले जल्दी से जल्दी निपटारित होंगे, जिसे सज़ा मिलनी चाहिए उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि न्याय मिलने में इतनी देरी होती है कि व्यक्ति भी गुजर जाता है परंतु उसे न्याय नहीं मिलता। तो चलिए इसी को आगे करते हैं, अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, ई कोर्ट मिशन। यदि वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आपको अगले दिन इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ई कोर्ट मिशन क्या है? इसलिए टॉपिक सुर्खियों में रहा क्योंकि महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। हाल ही में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश CJI हैं उनके द्वारा सिक्किम को देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया है। मतलब सिक्किम को घोषित किया गया है पेपरलेस राज्य न्यायपालिका। मतलब ई कोर्ट मिशन, जो कुछ होता है वहाँ पर कागजों पे नहीं, डायरेक्टली डिजिटली होता है। इसलिए सिक्किम ने काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है इस मामले में। ई कोर्ट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? जो न्यायपालिका को कंप्यूटरीकृत और डिजिटल बनाने की एक देशव्यापी पहल है। इसकी शुरुआत 2007 में राष्ट्रीय ई शासन योजना के तहत की गई थी। तो सिक्किम के लिए वेल एंड डन, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्रियान्वयन कौन होता है। इसका कार्यान्वयन भारत के उच्च न्यायालय की ई समिति के मार्गदर्शन में भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत क्या होगा? ई फाइलिंग, डिजिटल कॉज लिस्ट और वर्चुअल सुनवाई जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो कोर्ट मिशन आपके लिए ई कोर्ट मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप आप लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही था। आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस जैसे टॉपिक समाप्त होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।